प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी है ऑनलाइन क्लास है उसका विषय है हिमनदीय स्थलाकृतियों से संबंधित विषय है। हिमनदी से संबंधित जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हिमनदी क्या है उसका सामान्य परिचय हम देंगे। हिमनदी के प्रकारों के ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे और हिमनदी की गति से संबंधित हम इस अपने ऑनलाइन क्लास में आज चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो और भी पारिभाषिक शब्दावली है उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। स्थलीय अगर हम बात करें स्थलाकृतियों के निर्माण की, तो स्थलाकृतियों के निर्माण में जिस तरह से पवन, बहता हुआ जल अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसी प्रकार से हिमानियों या हिमनदों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्थलाकृतियों की रचना में, उनके निर्माण में। तो ये धरातल पर जितनी स्थलाकृतियाँ हैं उनमें हिमनदियों की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब ये हिमनद किस प्रकार से बनते हैं, हिमनद किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, उन तमाम बातों को लेकर के हम इस वीडियो में और आने वाले जो हमारे हिमनद से संबंधित वीडियो होंगे उनमें इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हिमनद की जहाँ तक स्थिति है और उसके कार्य की बात है, ये अगर पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हम पीछे जाकर देखें तो हम हर युग में इसका कार्य समान नहीं होता। आज हिमनद का कार्य बहुत सीमित रह गया है और यदि हम पीछे प्लीस्टोसीन युग में जाते हैं तो उस समय हिमनद का कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। कारण उसका यह है कि प्लीस्टोसीन युग में हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर हिमावरण छाया हुआ था और हिमावरण के कारण हिमनदियों की संख्या बहुत अधिक थी और विशाल थी और उसके कारण से उनका कार्य भी निश्चित रूप से अधिक होना ही था। तो यह निर्भर करता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हिमावरण कितना है और हिमावरण इस पर डिपेंड करता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हिम वर्षा कितनी होती है, हिमपात कितना होता है। और ये सब चीज़ें अलग अलग युगों में बदलती रहती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती हैं, एक मौसम से दूसरे मौसम में, ऋतु में बदलती रहती हैं। तो इन तमाम बातों का इसके ऊपर असर होता है। हम समझने की कोशिश करें कि हिमानी या हिमनद क्या है, तो मैं वार्सिस्टर महोदय के द्वारा दी गई इस परिभाषा को यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, ए ग्लेशियर इज ए मास ऑफ स्नो एंड आइस दैट मूव स्लोली ओवर द लैंड अवे फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ एक्यूमुलेशन। अर्थात हिमनद हिम की एक ऐसी राशि है जो धरातल पर संचय के स्थान से धीरे धीरे खिसकती है। अब आपको समझ में आया होगा कि हिमपात किसी स्थान पर होता है और हिमपात होने के बाद उस राशि का निरंतर वहाँ पर संचय होता रहता है और संचय होने के बाद जब एक मोटी परत उसकी बन जाती है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और उस भार के, हिम के भार के कारण वह राशि आगे खिसकती है और उस हिम राशि का आगे खिसकना ही हिमनद या हिमानी कहलाता है। तो ये हिमानी और हिमनद, जैसा हिमनद हिम की नदी शब्द से लग रहा है हिम की नदी है, वास्तव में हिम की नदी है, लेकिन यह नदी हमें इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि यह जल वाली नदी की भांति ही तीव्र गति से आगे बढ़ती है। हिमनद की गति और
नदी की गति में बहुत भारी अंतर होता है। हिमनद की गति बहुत मंद होती है। इसकी गति कुछ मीटर प्रतिदिन से लेकर के कई स्थानों पर तो कुछ सेंटीमीटर प्रतिदिन तक होती है। सामान्य रूप से आप अगर वहाँ खड़े होकर के देखें तो आपको वह हिम कहीं भी चलता हुआ दिखाई नहीं देता, और इसी कारण से लंबे समय तक इन हिमाच्छादित क्षेत्रों को स्थिर माना गया, हिमनदों को स्थिर माना गया। लेकिन कालांतर में बहुत सारे अध्ययन हुए और उन अध्ययनों में ये पाया गया कि ये हिमनद हैं, ये स्थिर नहीं हैं, ये आगे खिसकते हैं। इनका जो खिसकाव है उसको सबसे पहले स्विस विद्वान थे एक ह्यूजी, तो ह्यूजी महोदय ने हिमानी की गतिशीलता को अपने प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया। उन्होंने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि ये जो बर्फानी क्षेत्र हैं ये भी आगे खिसक रहे हैं। क्षेत्र का मतलब इनकी बर्फ खिसक रही है। और ह्यूजी महोदय के बाद अनेक विद्वानों ने इसके ऊपर अध्ययन किया, उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इसी क्रम में अगासीज महोदय ने भी हिमानी में गति के प्रमाण पाए और उन्होंने भी अपना जो अध्ययन किया उसके बाद बतलाया कि वास्तव में ये हिम की जो आवरण है ये आगे खिसकता है। तो ये इस प्रकार से हिमानी की जो गति है उसका पता चला, और हिमानी की गति होने के बाद, गति का मालूम होने के बाद हिमानी के द्वारा जो होने वाले कार्य हैं उनके ऊपर भी निरंतर अध्ययन होते गए, और उसके बाद इससे बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उन पर गहन अध्ययन हुए, उनके ऊपर नए नए रिसर्च आए, नई नई खोजबीन हुई, और आज हमारे सामने इस सब का परिणाम है कि हिमानी को लेकर के इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी गतियाँ कैसी हैं, कहाँ कैसी गति है, हिमानी के कौन कौन से कार्य हैं, हिमानी कौन सा कार्य करती है तो उससे कौन सी स्थलाकृति बनती है, इन तमाम बातों का हम अध्ययन करने के लिए यहाँ सक्षम हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जो विद्वान हुए हैं भूगोलवेत्ता उन्होंने हिमानी के ऊपर पर्याप्त कार्य किया है। तो आइए आज इन कार्यों का हम अध्ययन करते हैं। पहले हम इससे संबंधित कुछ शब्दावली पर चर्चा करेंगे। एक शब्द आता है हिम क्षेत्र। हिम क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जो सदैव हिमाच्छादित रहता है, जिस पर वर्ष के किसी ऋतु विशेष में या वर्ष भर हिम गिरती रहती है, बर्फ गिरती रहती है, और उस हिमपात के कारण लगातार उस क्षेत्र में बर्फ बनी रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम हिम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब ये जो हिम क्षेत्र हैं, इन हिम क्षेत्रों से गुरुत्व के कारण ये धीमे धीमे नीचे सरकते हैं, बर्फ की मात्रा बढ़ती जाती है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व के कारण थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। वो आगे बढ़ना ही उसका हिमनद कहलाता है या हिमानी कहलाता है। हिम क्षेत्र की जो निचली सीमा है, उस निचली सीमा को हम हिम रेखा कहते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए एक हिम क्षेत्र है, उस हिम क्षेत्र को आपने देखा, और हिम क्षेत्र को देखते हैं कि हिम क्षेत्र का हमने अध्ययन किया, तो उसका जो निम्नतम स्तर है, उसकी जो निचली सीमा है, वो निचली सीमा कहाँ तक वर्ष भर बर्फ जमा रहती है, वह उसकी जो निचली सीमा जहाँ तक साल भर बर्फ रहती है उसको हम हिम सीमा के नाम से, हिम रेखा के नाम से, स्नो लाइन के नाम से जानते हैं। ये जो स्नो लाइन है ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न ऊंचाई वाली होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम ध्रुव के निकट देखें तो ये सागर तल पर ही हिमरेखा पाई जाती है, इतनी नीचे आ जाती है सागर तल तक। और विषुवत रेखा पर देखें तो हिमरेखा सागर तल से 5500 से लेकर के 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर इतनी गर्मी होती है कि उस गर्मी के कारण जो नीचे की बर्फ है धरातल के समीप की वो पिघल जाती है, और केवल जो उच्च भाग हैं, पर्वतीय भाग हैं, वहीं पर
हिम होता है, इसलिए हिम रेखा बहुत ऊंची होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, हिमालय के संदर्भ में बात करें, तो हिमालय में जो इसकी हिमरेखा है उसकी ऊंचाई 4300 मीटर से लेकर 5300 मीटर तक आंकी गई है। इसी प्रकार से जो आल्प्स पर्वत क्रम है, आल्प्स में हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो करीब 3000 मीटर है। और इसी प्रकार से ग्रीनलैंड में यदि हम देखें तो हिमरेखा की ऊंचाई 650 मीटर आंकी गई। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में हिमरेखा की अलग अलग ऊंचाई है, क्योंकि वहाँ के ऋतु, वहाँ गिरने वाली हिम की मात्रा इत्यादि बातों पर ये सब निर्भर करता है, ढाल पर भी निर्भर करता है। अब प्रश्न आता है कि हिम क्षेत्र की उत्पत्ति और विकास के लिए क्या आवश्यक तथ्य हैं। तो उन आवश्यक तथ्यों पर हम अभी चर्चा करेंगे। ये आवश्यक तथ्य 3-4 बातों का बड़ा महत्व है इसमें। एक तो वर्ष में पर्याप्त अवधि तक हिमपात होना चाहिए, वहीं पर हिम क्षेत्रों की उत्पत्ति और विकास हो सकता है। नंबर 2 है वर्ष भर तापमान न्यून रहना चाहिए ताकि हिम पिघले नहीं। अगर हिमपात हुआ लेकिन उच्च तापमान है तो हिम जल्दी से पिघल जाएगा और हिम क्षेत्रों का निर्माण ही न हो सकेगा, इसलिए हिमनद का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिस स्थल पर हिमपात हो रहा है उसका ढाल भी सामान्य होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ढाल जो होगा तो वहाँ पर हिम संचित नहीं रह पाता है, इसलिए सामान्य ढाल वाला क्षेत्र होना चाहिए। इसके अलावा चौथी बात यह है कि सूर्य ताप और तीव्र पवन से वो क्षेत्र सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा सूर्य तप है, बहुत ज़्यादा तीव्र पवनें चलती हैं, वहाँ पर भी ये हिमानी का निर्माण होना मुश्किल हो जाता है, और होता है तो कुछ समय के लिए होता है, शीघ्र वो समाप्त हो सकती हैं। तो ये आदर्श दशाएं थीं, अनुकूल दशाएं थीं हिम क्षेत्र की उत्पत्ति के लिए और उसके विकास के लिए। अब हम बात करते हैं हिमानियों के प्रकारों की। हिमानियों के प्रकारों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऑलमैन नाम के एक विद्वान हुए हैं। ऑलमैन ने 1948 में हिमानियों का आकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, और उसने अपना ये वर्गीकरण करते हुए इसके 3 मुख्य भाग और 11 उपविभाग बतलाए। अगर उनके मुख्य भागों की बात करें तो उन्होंने महाद्वीपीय हिमानी, घाटी हिमानी और गिरिपदीय हिमानी, ये 3 मुख्य भाग उन्होंने, मुख्य रूप हिमानी के उन्होंने, मुख्य प्रकार हिमानी के बतलाए। अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो सामान्य रूप और आकार के आधार पर वर्तमान में जो माना जाता है वह 4 प्रकार की हिमानियां मानी जाती हैं। पहला है हिमटोपी, दूसरा है हिमचादर, तीसरा है पर्वतीय अथवा घाटी हिमानी, और चौथा है गिरिपदीय हिमानी। तो ये 4 इसके मुख्य प्रकार हैं। हिमटोपी का मतलब है आइस कैप कहेंगे इंग्लिश में। ये हिमचादर का लघु रूप मानते हैं कुछ विद्वान इसको, और अन्य विद्वान पर्वत शिखरों पर जो स्थित हिमचादर है उसको हिमटोपी कहते हैं। हमारी राय में पर्वतों के शिखरों पर जो हिम की चादर है उसी को हिमटोपी कहा जाना चाहिए, वही हिमटोपियाँ हैं। ये अधिक ऊंचाई पर स्थित होती हैं और इनसे अनेक हिमानियों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ऊंचाई पर हैं इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर लगता है तो ढाल के अनुरूप या आगे बर्फ, हिम आगे प्रवाहित होता है, इससे ये बनती है। दूसरा हिमानी जो दूसरा प्रकार है वो महाद्वीपीय हिमानी का है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हैं ये विस्तृत क्षेत्र में लगातार हिम संचित होने से एक विस्तृत हिम चादर उत्पन्न हो जाती है, और अधिक विस्तृत होने के कारण इसे महाद्वीपीय हिमानी का नाम दिया जाता है। महाद्वीप के बड़े भाग पर विस्तृत होने के कारण ही इसको महाद्वीपीय हिमानी कहा जाता है। प्रायः ये स्थिर हिम क्षेत्र होते हैं, इनके सरकने की गति बहुत ही मंद होती है, बहुत
मंद गति से सरकते हैं और ये अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। प्लीस्टोसीन युग में यदि बात करें तो यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका का लगभग आधा भाग हिम चादर से ढका हुआ था, तो ये महाद्वीपीय हिमानी का ही रूप था। और आज की बात करें, वर्तमान काल की बात करें तो ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, यहाँ व्यापक रूप से महाद्वीपीय हिमानियाँ दिखाई देती है। अब हिमानियों का तीसरा प्रकार है पर्वतीय या घाटी हिमानियाँ हैं, जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें स्थित हिमटोपियाँ या हिम क्षेत्रों से जब हिम राशि गुरुत्व के कारण ढाल के अनुरूप नीचे सरकती हैं, तब जो हिमानी का रूप हमें दिखाई देता है वह पर्वतीय और घाटी हिमानी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये पर्वत में है, घाटी में, इसलिए इनका नाम स्थिति के आधार पर पर्वतीय या घाटी हिमानी रखा गया है। उदाहरण हम देखें तो आल्प्स जो पर्वत क्रम है उसमें इन हिमानियों का विशेष अध्ययन हुआ है और इसी कारण से इनको यहाँ अल्पाइन हिमानियों के नाम से जानते हैं। पर्वतीय ढाल से घाटी की ओर बहने के कारण इन्हें घाटी हिमानी भी कहा जाता है। ये केवल हिमरेखा तक स्थित होती है, हिमानी हिमरेखा तक ही होती है। मैंने बताया कि हिमरेखा का जो अंतिम रेखा है वो हिमरेखा है। तो ये विश्व में अनेक बहुत ही प्रसिद्ध हिमानियाँ हैं जो मुख्य रूप से जो पर्वतीय और घाटी हिमानियाँ हैं वो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालय पर, कराकोरम पर, आल्प्स पर इस तरह की हिमानियों की स्थिति देखी जा सकती है। फिर एक चौथा प्रकार गिरिपदीय हिमानियों का है। पीडमोंट ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ों से उतर करके कई हिमानियाँ तलहटी में आ जाती हैं। ये हिमानियाँ उच्च अक्षांशीय पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, क्योंकि उच्च अक्षांशीय पर्वतीय क्षेत्रों में चूंकि तापक्रम कम होता है इसलिए ये पहाड़ों से नीचे तक भी बर्फ का फैलाव होता है, इसलिए ये गिरपदीय भागों में भी उपलब्ध होती हैं। अलास्का की मेलास्पिना हिमानी, इसी प्रकार से पश्चिमी ग्रीनलैंड में अगर देखें तो फ्रेडरिक्साव हिमानी, और अंटार्कटिका में देखें तो बटर पॉइंट हिमानी है। ये इन गिरपदीय हिमानियों के ही उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो ये हमारे हिमानी के मोटे तौर पर 4 प्रकार हिमटोपी, महाद्वीपीय हिमानी, पर्वतीय या घाटी हिमानी और गिरपदीय हिमानी के नाम से जाने जाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात इनकी गति की कर लेते हैं। जैसा मैंने पूर्व में आपको बतलाया है कि इनकी गतियाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। यदि हम बात करते हैं कि सर्वाधिक गतिशील हिमानियाँ कहाँ पाई जाती हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में सबसे अधिक गतिशील हिमानियाँ ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं और इन हिमानियों की गति औसत रूप से 3 मीटर प्रतिदिन के हिसाब से देखी गई है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें अंटार्कटिका में विश्व की जो विशालतम बर्डमोर हिमानी है उसकी गति की बात करें तो 1 मीटर प्रतिदिन की दर से ये सरकती है। एक प्रश्न ये बन सकता है इसमें कि विश्व की विशालतम हिमानी कौन सी है, तो बर्डमोर हिमानी है अंटार्कटिका में, जिसकी गति 1 मीटर प्रतिदिन के हिसाब से है। और यदि हम हिमालय की हिमानियों की बात करें जो हमारे लिए अधिक महत्व रखती हैं भारत के नागरिक होने के नाते, तो हिमालय की हिमानियों में दैनिक गति मध्य में 30 सेंटीमीटर तक होती है। और हिमानियों के संदर्भ में एक बात यह महत्वपूर्ण आपको बतलानी है कि हिमानियों की जो गति है वो मध्य में अधिक होती है और उसके किनारों पर कम होती है। इस कारण से हिमानियों की जो शक्ल है वो सामान्यतया जिह्वा सदृश होती है, जीभ के आकार में होती है। जीभ का हमारा बीच का भाग आगे निकला हुआ होता है और उसके जो पार्श्ववर्ती भाग हैं वो तुलनात्मक दृष्टि से पीछे होते हैं। तो ठीक जिह्वा की भांति इनकी शक्ल होती है। यदि हम कराकोरम श्रेणी की बात करें तो वहाँ पर एक बाल्टोरो हिमानी है, उसकी दैनिक गति 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में अलग अलग स्थानों पर आंकी गई है, मापी गई है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इनकी गतियाँ भी भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हिमानी से संबंधित हमने सामान्य परिचय उसका दिया, उसके प्रकारों, उसकी गति आदि के ऊपर चर्चा की है। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी है ऑनलाइन क्लास है, उसका विषय है